हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। करप्शन के खिलाफ जहाद, शफाफियत और एहतसाब के बयानिए का दम भरने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन खुद एहतसाबी और बड़े धचके का दिन साबित हो रहा है, जो हमें फिलहाल नजर आ रहा है। अपोजिशन जमातों से रसीदें मांगने वाली PTI को अपनी रसीदें देने के लाले पड़ सकते हैं। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की तहलका खेज रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस में PTI पर संगीन इल्जामात लगते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से और 2019-13 के दरमियान PTI की आमदन और अखराजात मुताबिकत नहीं रखते। जाहिर की गई आमदन जो है वो कम है, अखराजात इंतहाई ज़्यादा हैं और ये रकम कहाँ से आई कुछ मालूम नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने साल 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, यानी 53 बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं किया गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम में भी PTI ने झूल से काम लिया और तकरीबन 32 करोड़ रुपए की रकम को इलेक्शन कमीशन से छुपाया या अंडर रिपोर्टेड ये रकम है। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक PTI ने अतियात से मुतालिक भी गलत मालूमात दी। इस रिपोर्ट में शामिल स्टेट बैंक के मौक़िफ़ के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट से साबित होता है कि PTI को अतियात कीमत में 1 अरब 64 करोड़ रुपए मिले, लेकिन पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने सिर्फ 1 अरब 33 करोड़ रुपए जाहिर किए, यानी 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में हर साल के एतबार से PTI की जानिब से छुपाई गई रकम का बाकायदा इंकशाफ किया है। एक तो आपको नाजरीन ये बताते चलें कि ये रिपोर्ट जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो बाकायदा तौर पर जर्नलिस्टों को जो है वो नहीं दी गई और मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने ज़राए से जिनका दावा ये है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल मुसद्दिका है वो हमारे सामने मौजूद हैं और आज हमारी टीम ने हमने खुद उसका काफ़ी डिटेल में जायज़ा लिया और इस रिपोर्ट की जो सफ़ात हैं सफ़ा नंबर 92 से सफ़ा नंबर 96 तक, अगर सिर्फ ये 5-6 सफ़ात भी पढ़े जाएँ तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा। जो मैं अभी ये तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट पढ़ने की भी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने 2009 से 10 के दरमियान 2,58,09,031 रुपए छुपाए। 2010-11 के दरमियान 6,11,85,641 रुपए ज़ाहिर नहीं किए गए। 2011-12 के दरमियान 8,58,02,491 रुपए मंजर आम पर नहीं लाए गए और ये तफसीलात आपको सफ़ा नंबर 92 पर बिल्कुल तमाम मिल सकती हैं, सफ़ा नंबर 93 पर भी मिल सकती हैं इसी रिपोर्ट के। जबकि साल 2012-13 में सबसे ज़्यादा 14,85,98,950 रुपए जो हैं वो छुपाए गए। स्क्रूटनी कमेटी को PTI कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई नहीं दी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि कुछ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स को भी जाहिर नहीं किया गया। अब अगर इन बैंक अकाउंट्स की बात की जाए जो जाहिर किए गए और जो छुपाए गए, तो स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008-9 साल 2009 और 10 में PTI ने अपने सालाना डिक्लेरेशन में बैंक इस्लामी, KSAB और हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट का जिक्र किया, लेकिन मरकजी बैंक के बैंक स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसी बरस PTI ने अपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट्स को छुपाए रखा। साल 2010-11 के दौरान PTI ने बैंक इस्लामी और हबीब बैंक के अकाउंट्स डिक्लेयर किए, लेकिन MCB, बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट्स को छुपाए रखा। ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। जबकि साल 2011 और 12 के दरमियान PTI ने बैंक इस्लामी के KSAB और HBL के अकाउंट्स डिक्लेयर किए, लेकिन फिर दोबारा MCB और बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट्स को छुपाए रखा। ये भी स्क्रूटनी रिपोर्ट कह रही है। इसी तरह साल 2012-13 में तहरीक इंसाफ ने बैंक इस्लामी, KSAB, हबीब बैंक और UBL के अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, लेकिन MCB और बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट्स को छुपाए रखा। स्क्रूटनी कमेटी की यानी डिक्लेयर नहीं किया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि PTI को गैर मुल्की फंडिंग मिलने के इंकशाफात भी हुए हैं गैर मुल्कियों से। PTI की फंड रेजिंग के लिए अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जिनको फंडिंग वहां से हुई। मजमूई तौर पर PTI की 230 गैर मुल्की कंपनियों ने $1,07,000 उनको फंड दिए, जो कि बहुत बड़ा फंड नहीं है, लेकिन ये तफसीलात चूंकि सारी स्क्रूटनी रिपोर्ट में दर्ज है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। PTI LLC
ये वो कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 47 गैर मुल्कियों से $25,000 दिए गए। अमरीकी नेशनल और इसके अलावा एक इंडियन शहरी, उनसे भी फंडिंग, इंद्रजीत उनका नाम है, वो भी जिक्र है उसमें, फंड्स वहाँ से भी मिले। पीटीआई को 119 मुमकिन कंपनियों से $61,000 मिले। दूसरी कंपनी को 41 गैर मुल्कियों से $19,000 की फंडिंग मिली। मैं दोबारा ये रिपीट करूँ, ये सारी तफसीलात इसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज हैं और उसी के मुताबिक इसमें मजीद ये इंकशाफ हुआ कि पीटीआई की साल 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं और ये अमल भी अकाउंटिंग मेयार के खिलाफ है। और मैं आपको यहाँ पे जो इसी रिपोर्ट का पेज नंबर 96 है उस पर काफ़ी क्लियर कट अल्फाज में लिखा हुआ है और स्क्रूटनी कमेटी के 3 अराकीन के उस पर दस्तखत भी हैं। ऑडिट फर्म की फराम की गई कैश रसीदें भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मांगी गई बैंक स्टेटमेंट्स फराम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत करते हुए समाअत को 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आ जाने के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है कि 2014 यानी तकरीबन 8 साल से लटके इस केस का ड्रॉप सीन शायद होने जा रहा है, जो तरीके इंसाफ के लिए सिर्फ कानूनी ही नहीं सियासी चैलेंजेस और मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। लेकिन साथ में मैं एक डिस्क्लेमर भी लगा दूं कि ये अभी तक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और ये बात आला अदालत में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, तो फैसला फिर आला अदलिया नहीं करना होगा। पीटीआई के खिलाफ इस केस का आगाज़, आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दे दें, ये पार्टी ही के मुनहरिफ जो रुकन है अकबर बाबर साहब, उनका इल्ज़ाम ये था, उन्होंने ये शुरू करवाया था कि पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तियाँ की गई और 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर्स पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुए और इन अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखा गया। अहम बात यह कि आज की इस रिपोर्ट भी को पीटीआई अपने खिलाफ किसी किस्म की चार्जशीट समझने से कासिर है, बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात दे रहा है कि हम सुरखरू हो चुके हैं। बाकी सियासी जमातों की भी स्क्रूटनी जो है वो चल रही है, उनकी रिपोर्ट्स का भी इंतज़ार कर लें, उनको केस को भी इकट्ठे सुना जाए और पार्टी इस पर भी बज़ेद है कि सबसे ज़्यादा शफाफ पैसा जो है वो तहरीक इंसाफ का ही है। तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। 6 अकाउंट्स हैं पीटीआई के, ये जो 18 अकाउंट्स हैं जिनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के उस तरह से अकाउंट नहीं है। जो 4 अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका मैं आपको बता दूं ताकि आपको 31 करोड़ रुपए की समझ आ जाए कि क्या है। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि एक अकाउंट पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डुप्लिसिटी कर दी गई। जो 15 करोड़ रुपए का एक और अकाउंट है जो कि सेंटर से ट्रांसफर हुए पैसे सूबों को, वो अकाउंट्स भी डबल जो है उसको काउंट कर लिया गया। अब अगर फवाद चौधरी साहब और तहरीक इंसाफ की इन दलीलों को मान भी लिया जाए तो बड़ा सवाल यही पैदा होगा कि इस केस को रुकवाने, बंद करवाने, तातुल दिलवाने में तहरीक इंसाफ ने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया इन तमाम सालों में। इस मामले के खिलाफ पीटीआई ने हर किस्म की जो है ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया। पहले इस मामले को पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। ये चैलेंज किया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के अकाउंट का ऑडिट का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2015 को पीटीआई की यह दरख्वास्त खारिज कर दी। फिर 10 नवंबर 2015 को पीटीआई के फंड्स की स्क्रूटनी हुई जिस पर पार्टी ने दोबारा अदालतों से रुजू किया। फिर 26 नवंबर 2015 को पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायराकार और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की जो है उसकी हैसियत को चैलेंज किया। इमरान खान ने यह इस्तदा की थी कि वो पार्टी फंड्स की स्क्रूटनी के हवाले से आम शहरियों को जवाब दे नहीं है। यह मुकदमा तकरीबन 1 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत रहा। उसके बाद 17 फरवरी 2017 को यह केस दोबारा इलेक्शन कमीशन को इसी हुक्म के साथ भिजवाया गया कि वो दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की हैसियत की जांच करें। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा समाअत की और अकबर एस बाबर को पीटीआई से निकाले जाने का कोई सबूत नहीं मिला। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किए जाने के सबब इलेक्शन कमीशन में समाअत आर्जी तौर पर रुक भी गई थी। 2018 में एक और इजलास हुआ लेकिन कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। इस इजलास के दौरान पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त की जिसमें इस्तदा की गई कि स्क्रूटनी के अमल को
खुफिया रखा जाए। फिर 29 अक्टूबर 2019 को कमेटी का इजलास हुआ। पीटीआई के अकाउंटेंट तो पेश हुए, लेकिन वकला ने बाइकआउट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी चूंकि एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। फिर नवंबर 2019 में भी इस इजलास की कार्रवाई ना चल सकी। तहरीक इंसाफ के वकला ने मौक़िफ़ पेश किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत जारी है। ये तो हेले बहाने जो पीटीआई की जानिब से तवातुर से सामने आते रहे, उस वक्त सियासी तजज़ियाकारों का भी ये ख्याल था। इस तमाम मामले पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन का खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, लेकिन बाद में पैगाम ये आया कि वो इस केस पर फ़िलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है। या तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन बहरहाल फ़ैसला उनका। लेकिन हम आपके सामने हुकूमती वर्जन ज़रूर रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान हैज़ बीन काइंड, वो हमें जवाब देंगे जो भी हमारे सवालात हैं। लेकिन जवाबात चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो एतराज़ात थे वो उठाए थे फवाद चौधरी साहब ने, तो उन्हीं को खुद होना चाहिए था। इसके अलावा हमें अकबर एस बाबर साहब खुद ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, और शायद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो इस मामले पर अब बात नहीं करना चाहते। अकबर एस बाबर साहब, इस पूरे मामले के पीछे जो हैं उनको तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से समझा जाता है। ये पूरा मामला उन्होंने उठाया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अब पब्लिक हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब लेकिन ये कह रहे हैं कि आज साबित हो गया है कि पीटीआई की कोई फॉरेन फंडिंग जो है वो गैर शफाफ नहीं है, बिल्कुल शफाफ है। हम सुर्खरू हो चुके हैं। आप ये फरमा रहे हैं मैं सुर्खरू हो चुका हूं, यानी अकबर एस बाबर सुर्खरू हो चुके हैं। हुआ क्या, आप सुर्खरू हुए या वो शफाफ साबित हुए? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इनसे एक सवाल आप पूछ लीजिए, आप सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है उनसे इंटरेक्शन रहता है, कि आज इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी होने से पहले पीटीआई के वकील ने हद्दुल वसा ये कोशिश की कि वो इलेक्शन कमीशन को ये कन्विंस कर सकें कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना रखा जाए। ये कोर्ट की बात है, आज ही ये पेशी हुई है, और बारहा उन्होंने ये कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी जिसकी हेयरिंग अब 18 को होगी, जिसमें ये कहा गया कि ये केस जो है फॉरेन फंडिंग पीटीआई का, इसका फैसला बाकी सियासी जमातों की फंडिंग के केस के साथ मुंसलिक किया जाए, इसको अकेले ना ट्रीट किया जाए। तो अगर तो ये अपनी तबाही पे जश्न मनाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? मैं तो नहीं रोक सकता। रिपोर्ट अंग्रेजी में है, तमाम हकायक उसके अंदर मौजूद है। उसमें साबित हो गया कि इन्होंने 50 से ज्यादा अकाउंट्स कंसील किए, उसमें साबित हो गया कि गैर मुल्कियों की फंडिंग हुई है, उसमें साबित हो गया कि गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, उसमें साबित हो गया कि इनके जो बाहर जितने भी इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं उसकी वो तफसीलात देने से इनकारी है, ये उसमें लिखा हुआ है। अगर इसके बावजूद वो उस पर जश्न मनाना चाहते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं उनकी खुशी में रुकावट बनने के? अच्छा बाबा साहब, ये बताइए, अभी तक ये बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट तो सरकारी एक जो स्क्रूटनी कमेटी की है वो जारी नहीं हुई, लेकिन हमारे पास अपने सोर्सेज से आई, मुख्तलिफ लोगों के पास ये पहुंच चुकी है। आपके पास चूंकि हो सकता है ज़रा ज़्यादा मुसद्दिका रिपोर्ट हो। ये जो कहा गया है कि 41 गैर मुल्कियों से $19,000, 19 मुमकिना कंपनियों से $61,000, हम तो इसकी ऑब्वियसली तस्दीक नहीं करवा सकते, लेकिन अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, 230 कंपनियों ने 1,07,000 से ज़्यादा फंडिंग की। आपके पास जो रिपोर्ट मौजूद है और जो हमारे पास मौजूद है, क्या ये तकरीबन सिमिलैरिटी आपको लग रही है? आप तस्दीक कर सकते हैं इसकी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा ये मेरे सामने ये रिपोर्ट है जी, इसमें अगर आप, क्योंकि अभी हम इस रिपोर्ट की, इसमें ये तमाम चीज़ें चार्ट्स और इसकी शक्ल में मौजूद हैं। फॉरेन कंपनीज, अब पैसा जो उनके अकाउंट में आया जिसकी कोई सोर्स एंड डिटेल नहीं है, लाखों डॉलर्स का जिक्र है इसके अंदर। तो हम खुद भी अभी इस रिपोर्ट पे इसकी जो डिटेल्स हैं उसकी एक समरी और इसमें जो गैप्स हैं, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट को इस पे अपने कमेंट्स इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन को देंगे 18 तारीख को। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है इसमें बहुत सारी बड़ी मेगा इलीगैलिटीज आइडेंटिफाई हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो हमारे 2 ऑडिटर्स जो इलेक्शन कमीशन ने 14 अप्रैल को जिनको इजाजत दी थी इस साल, वो आप पीटीआई के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का प्रूव करें,
उन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट 100 पेजेस की बनाई है उसका इसमें जिक्र नहीं है, और वो कॉड का हिस्सा है। उसमें 2.2 बिलियन रुपीस की इलीगल फंडिंग आइडेंटिफाई हो चुकी है। उसमें अकबर असबाब, अच्छा अगर एक मिनट, ये जो 2.2 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, क्या ये फॉरेन फंडिंग है या डोमेस्टिक भी है, और क्या ये डिक्लेयर्ड थी? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि वो प्रूव हो चुकी है, लेकिन एक दफा फिर जस्ट टू रीएम्फसाइज, दोनों 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 इसमें दोनों शामिल हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन। देखिए अच्छा। कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि जो भी किसी पार्टी में फंड करता है, डोनेट करता है, वो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए और उसकी तफसील होनी चाहिए, यानी सोर्स एंड डिटेल्स। सिंपल कानून है कि अगर कोई शख्स 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जितना पैसा देना चाहता है दे सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी अमाउंट की होनी चाहिए। जब आप 1 अरब रुपए फॉर एग्जांपल 2013 का जो इन्होंने रिफ्यूज किया सोर्स एंड डिटेल्स देने के, अब उस पैसे के पीछे किसकी फंडिंग हुई है तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ जाता है। अगर कोई गैर मुल्की फंड करता है तो वो फिर फौरन उस कैटेगरी में वो प्रोहिबिटेड भी होती है और फौरन भी होती है, उसके भी और मजीद इंप्लीकेशन होती है। तो ये इस पे ये तमाम मसलन जो 4 मुलाजमीन है, अब 4 मुलाजमीन के जो अकाउंट्स में प्राइवेट अकाउंट्स में पैसा आया, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो पीटीआई का अपना एक डॉक्यूमेंट कह रहा है, जिस पे पीटीआई के सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर फाइनेंस के सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, सरदार अज़हर तारिक, कर्नल यूनिस, तारिक शेख, ये उनके उसमें नाम है, 4 एम्प्लॉइज के नाम है, एक टेलीफोन ऑपरेटर है, एक ऑफिस हेल्प है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक अकाउंटेंट है, उनको ऑथराइज किया गया। और डॉक्यूमेंट के एंड में लिखा है कॉपी टू इमरान खान एंड डॉक्टर आरिफ अलवी, वो सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये हुआ। जब उनसे डिटेल्स मांगी, दे रिफ्यूज टू गिव डिटेल्स। तो ये तो अभी आना बाकी है, और बहुत सारी और जो बैनुल अक़वामी कंपनियां खुली हैं जिसका ये रिपोर्ट तस्दीक करती है कि हमें इन्होंने बैनुल अक़वामी अपने अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराए। अच्छा देखिए, ये तो अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें जो अब अवाम के सामने आ जाई हैं, इससे क्या पीटीआई की आला क़यादत जो थी वाकिफ थी, और कौन कौन वाकिफ थे? देखिए, जो पीटीआई के अकाउंट्स के प्रिंसिपल सिग्नेटरीज थे वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। उसमें इमरान खान भी है, उसमें सैफुल्लाह नियाजी भी है, उसमें आमिर कियानी भी है, उसमें सरदार, ये और बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई फाइनेंस बोर्ड के मेंबर्स थे जिस वक्त, जिनके और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो ये चीजें इनके इल्म में ना होती तो फिर भी इंसान कहता है कि जी लाइल्मी में कोई ऐसा काम हो गया। जब सितंबर 11 2011 में मैं इमरान खान को एक 7 सफ़े का खत लिखता हूँ जी, और वो खत जो है अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें मैं कहता हूँ कि आपकी पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर हुई हैं जिससे पैसा आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगल जेपर्डी में डालेगा ये सारा काम। ये 11 सितंबर 2011 को मैं लिख के इमरान खान को देता हूं, तो इमरान खान की नॉलेज में आ गया ना, अब उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो उसने तो कार्रवाई नहीं की। ठीक, अच्छा बताइएगा कि हुकूमत ये कह रही है नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन 2014 में 11 और 2015 में 10 अकाउंट इलेक्शन कमीशन से खुफिया रख। आपकी जदोजहद अगर करप्शन के खिलाफ है तो फिर सबके खिलाफ होनी चाहिए, सिर्फ पीटीआई के खिलाफ क्यों? जदोजहद सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी है। अगर मेरा घर में हर किस्म की बेकायदगी हो रही हो तो मैं मोहल्ले में जाकर लोगों को नसीहत करने के काबिल हूं? मैं लोगों को बताऊंगा कि जाके ये मत करो? मेरा अपना घर उस बुराइयों का डेन है, तो सबसे पहले मैं अपने घर से शुरू करूंगा। हाँ, अगर ये मामला दूसरी मेरा तो बड़ा मकसद ही यही है कि तमाम जमातों को रेगुलेट करें, कानून में लाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, अकाउंटेबिलिटी लाएं, ताकि वो लीडरशिप की नर्सरीज बने। तो जब हम अपने ऊपर ये कानून लागू करेंगे, जब पीटीआई पहली मिसाल बनेगी और टॉप लीडरशिप इसकी क्लीन हो जाएगी, क्लेंस हो जाएगी और अकाउंटेबल हो जाएगी। अगर अकबर बाबर क्या है इस मुल्क के आगे, इसकी कोई हैसियत नहीं। 100,000 अकबर बाबर कुर्बान, 100 इमरान खान कुर्बान इस पाकिस्तान पे, तो हमें क्या मसला है? अगर इफ ही है ये रिस्पॉन्सिबल था, he should have acted correctly, he should have acted and taken action, he should have made sure कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में corruption ना हो, कि corrupt practices ना हो, कि illegal funding ना हो। Why should he escape accountability? I would like to thank
डॉन, जो इस स्ट्रगल में, खासकर जो डॉन न्यूज़पेपर है, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आज अल्लाह ने मुझे सुखरू किया कि डॉन, जिस तरह डॉन ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया डॉन न्यूज़पेपर और इस केस के हवाले से जो रिपोर्टिंग की है, सल्यूट टू डॉन। ठीक, चले अकबर अस बाबर साहब, ठीक है, आपका एडिटोरियल बोर्ड हो, आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। अकबर अस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अली मोहम्मद खान साहब, वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, और शायद खतान भाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अहम चीदा नुकात हमने आपके सामने रखे। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार है। सीनियर मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि शुरू से वो तहरीक इंसाफ में हैं, बड़ी जद्दोजहद उन्होंने इमरान खान साहब के साथ, इस वक्त पार्लिमानी अफेयर्स के वो मिनिस्टर हैं। अली मोहम्मद खान साहब, 31 करोड़ अंडर रिपोर्टेड और 53 बैंक अकाउंट जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं है। वो तफसीलात में हम जाते जाते और भी आपसे एक सवाल है, और आप चूंकि बड़ी खुल के बात भी करते हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे फैसला करना है। स्क्रूटनी कमेटी में तो जो चीज़ें आई हैं बड़ी डैमिंग है, स्पेशली पेज नंबर 92 से 96 तक जो भी तफसीलात सामने आई हैं, उस पर अगर फैसला ये आ जाता है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई, ममनुआ फंडिंग हुई, तो आपको पता है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं तहरीक इंसाफ के लिए। आप फिर भी फैसला कबूल करेंगे जो भी फैसला आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाह ज़ेब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान में आम आदमी की आवाज़ है और एक तरह से रिवोल्ट है स्टेटस को के ख़िलाफ़। हम जैसे जो नौजवान, जब हमने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ, तो हमारे पास तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी हथियार थी जिसमें उस सियासी माफिया का हम सियासी अंदाज में एक क्रियाक्रम कर सकते थे कि उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा के तो पाकिस्तान में इक़्तिदार के अवानों में उन लोगों को लेके आए कि जो आम हालात में उन कुर्सियों पर बैठना तो दरकिनार उन अवानों में आ भी नहीं सकते थे। तो हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज की नहीं है, वो कई सालों की है, और इस आदमी ने उस पैसे का भी हिसाब दिया जो पाकिस्तान से बाहर कमा के इधर लेके आए। और उस वक्त की हुकूमत ने, जब ये अपोजिशन लीडर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको लेके गए और वहां 7-8 महीने 6 महीने अपने बाहर की कमाई के यहाँ पे मनी ट्रेल दिया। तो वो तो बात क्लियर है, पाकिस्तान में सबको पता है कि इमरान खान साहब एक क्रेडिबल नाम है ऑनेस्टी के लिहाज से और इंटेग्रिटी के लिहाज से। हाँ, उनकी सियासत पे किसी को भी दो राय हो सकती है, कोई अपोजिशन या कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के आपको इकोनॉमी या फॉरेन अफेयर्स ऐसे चलाने चाहिए थे, लेकिन उनकी जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो इंटेग्रिटी है। और यही वो चीज़ है जिसके पीछे अपोजिशन पड़ी हुई है। उनको पता है इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी हिट कर दो, ब्रांड इमरान खान साहब को डैमेज कर दो। ब्रांड इमरान खान डैमेज होने का मतलब अवाम की और नौजवानों की उम्मीदों को जो है एक तरह से तोड़ने के बराबर है। अब इमरान खान साहब ने जो ये पार्टी बनाई है, मैं आपको पूरा थोड़ा सा अहाता कर दूं, ये बनाई है किसी इन्वेस्टर के पैसों से नहीं, आम आदमी के चंदे से। और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हमारे कारकुन चंदा करते हैं, जिसको फंडिंग कहते हैं, चंदा करते हैं और बाकायदा चंदा देकर मेंबर बनते हैं। और वो पैसे इकट्ठे होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन और हमारी इलेक्टोरल जो भी मशीन है उसको रन करने के लिए और ऑफिस को रन करने के लिए यूज होती है। देखें, ठीक है, ये बात ये है ना कि ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई ब्रांड को डैमेज करने की, ओपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही, स्क्रूटनी कमेटी है, इलेक्शन कमीशन ने बनाई, वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आपने तो हमें रसाई तक नहीं दी 2-3 मुल्कों के अकाउंट्स तक। फिर जो पेज 96 पर लिखा हुआ है कि जो चीजें आपने कंफर्म करके ऑडिट करके दी वो भी इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श नहीं है। फिर पेज 92 पे तो बाकायदा हर साल जितनी अंडर रिपोर्टेड है, तो जिस चीज़ के लिए तहरीक इंसाफ बनी थी, अगर वही चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर देखें, अभी तो साबित नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट सामने आई है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर ये साबित हो गया तो ये बहुत ही डैमेजिंग होगा, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया है करप्शन के खात्मे के लिए, और जो सबसे रसीदें मांगते हैं अगर अपनी रसीदें नहीं दे सकते। जी सर। नहीं, अपनी रसीदें तो हम दे चुके हैं और काफ़ी कोई हज़ारों अकाउंट्स की डिटेल हमने जो है इलेक्शन कमीशन में जमा की है और ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल हमने जो है वहाँ पे जमा की है।
और उन अकाउंट्स की भी डिटेल जो है हमने जमा की है कि वो चंदा जो पाकिस्तानी यूके में, लंदन में, अमेरिका में, सऊदी अरब में जिधर भी वो इकट्ठे होते हैं, वो एक उधर एक ट्रेंड होता है कि आप एक डिनर अरेंज करते हैं और वहाँ लोग मेहमान आते हैं। यही तरीक़ेकार जो है शौकत खानम या किसी भी चैरिटी के लिए होता है, और यही तरीक़ेकार जो है आपका अपनी पार्टी फंडिंग के लिए होता है कि वो इकट्ठे होते हैं एंड दे पे द पार्टी। अब वहाँ पे कोई फॉरेनर भी अगर आ सकता है, उसका एहतमाल कम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका एहतमाल होता भी है। बेसिकली इस केस को प्रोजेक्ट ही गलत किया गया। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ फॉरेन फंडिंग, दिस इज़ अ केस ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग। ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग ये होती है कि आपको कोई गैर जो है फॉरेन कंट्री या उनकी ममनुआ गैर, बिल्कुल बिल्कुल ममनुआ, वो आपको सपोर्ट करे, जो कि बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। हाँ, ममनुआ में ये होता है कि अगर प्रूव हो जाए तो जितनी अमाउंट है वो कन्फिस्केट होती है, वो उसका जुर्माना होता है, वो आपसे कन्फिस्केट कर ली जाती है, आपकी जमात रहती है और आप आगे जाते हैं। अब दूसरी बात, हमने जब ये सारी अपनी डिटेल दी हैं, अब तो जो रिपोर्ट आई है वो उस पर काउंटर क्वेश्चन होंगे, वो वहाँ इलेक्शन कमीशन में भी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन और इन चीज़ों की कसौटी से निकलेगी, फिर बात अदालत में जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बातें जाएंगी। ये तो लंबी कहानी है। अब यहाँ पे एक नुक्ता और है, वो ये है कि हमने कोई 1.25 साल पहले एक पिटिशन जमा की इलेक्शन कमीशन में, और इत्तेफाक से उन दिनों मैं भी वहाँ एज अ मेंबर गया था, एज अ वकील तो नहीं, क्योंकि एज अ मिनिस्टर आप वकालत नहीं कर सकते। एज अ पीटीआई मेंबर मैं भी वहाँ मौजूद था, और मैंने वो वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने और फ़ारूक हबीब साहब, मुझे याद है उस वक्त मिनिस्टर नहीं बने थे, हमने इकट्ठे की थी। उन दिनों में हमारी तरफ से एक पिटिशन जमा हुई थी, और वो ये थी कि हमने तो अपने हज़ारों अकाउंट्स की डिटेल दे दी हैं, आप जो मेन पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनसे भी जरूर सवाल करें ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि हमारी तो पहली हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने 4 बार और मुस्लिम लीग नून ने 3 बार इस मुल्क में जो है हुकूमत बनाई है। जरूर सवालात होने भी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, होगा कि यू आर एक जमात एब्सोल्युटली से राइट, आप हजारों अकाउंट्स की डिटेल मांगे, ये सवाल मेरा सुन लें। बिल्कुल, क्या ये इंसाफ के मुताबिक होगा? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि एक जमात से तो आप 50 हज़ार अकाउंट्स की डिटेल मांगे, और वो हमने खुशी से दी हैं, और मैं समझता हूं हमें देनी चाहिए। हमने ये पिटीशन डाली कि पीपल्स पार्टी नून लीग से डिटेल लें। आज तक उनकी ऑडिटेड अकाउंट्स की एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक नहीं आई, क्योंकि रसीदें दुनिया की वो वाहिद चीज है जो ना नून लीग के पास होती है ना पीपल्स पार्टी के पास। सब कुछ होता है, रसीद कोई नहीं होती। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन। नाज़रीन, वक्त तो चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे उनकी रसीदों के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि पीटीआई की ये मतलब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है फॉरेन फंडिंग वाले ये पूरे मामले की, असल सवालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ से बनते हैं इस वक्त, और रसीदें जो कि वो लोग खुद मांगते रहे हैं, अब उनसे मांगने का वक्त आ चुका है। लेकिन उनके कहने पर शायद खाकान अब्बासी से भी रसीदें मांगते हैं। देखिए, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब, चूँकि आना फवाद चौधरी साहब ने था, उन्होंने कहा इस मामले पे अब मैं बात नहीं करूँगा। अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया, अकबर असबाबर साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अब आ चुकी है। आई डोंट नो वेदर यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू रीड बिटवीन द पेज 92 से 96। बाकी रिपोर्ट तो बाद में भी अगर बंदा पढ़ ले, लेकिन वो बिल्कुल समअप कर देती है। क्या देख रहे हैं कि ये क्या होने क्या जा रहा है, और अब आपको क्या लगता है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जिस तरफ नून लीग चाहती है कि चीज़ें जाएं? देखिए, नून लीग तो मुल्क के मसाइल का हल एक शिफाफ इलेक्शन में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो आज हुकूमत है ये एक चोरीशुदा इलेक्शन नतीजे में आई थी, तो ये इसने जो कुछ करना था वो कर दिया है। जो मुल्क की तबाही करनी थी, ये तो इनका तो हर लम्हा मुल्क के लिए भारी है। तो आज यही हल है कि शिफाफ इलेक्शन में जाएं और निज़ाम को आइन के मुताबिक करें। अब ये जो मामला आया है फॉरेन फंडिंग, ये फॉरेन फंडिंग केस का 7 साल के बाद, इसमें बात बड़ी सीधी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिबेट की गुंजाइश नहीं है। एक सियासी जमात है, उसने पैसे लिए बाहर से और उनको डिक्लेयर नहीं किया, और एक अकाउंट नहीं है
मैंने बताया, मैंने पढ़ा नहीं है, बट जो जी, मुझे वो सारी थोड़ा तफसीलात हमने बता दी, जितने अकाउंट्स हैं 69 अकाउंट शायद छुपाए गए। बिल्कुल, आप एक अकाउंट छुपा सकते हैं, 2 छुपा बैंक सकते हैं, अकाउंट्स और कोई 31 करोड़ अंडर रिपोर्टेड। लेकिन जी, इसमें जब एक प्रेसिडेंट हो जिस मुल्क में जी कि आपने एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अकामा रखने पर, जिसके लिए उसने जो फीस लेनी थी वो नहीं ली, उसको आपने एसेट डिक्लेयर करके ठीक, और लेकिन हुकूमत तोड़ दी। अच्छा, अब भाई साहब यहाँ पर कतई कलामी की माफी, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर उसको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। आज मैंने अली मोहम्मद खान से यही सवाल किया, मतलब देखिए ना, उनसे अगर आप सवाल करें, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग केस है, नून लीग का भी फॉरेन फंडिंग केस। अरे भाई, हम पूछेंगे ना आपसे वो सवाल, लेकिन उनसे जो सवाल पूछ रहे हैं उनका वो जवाब। ये 7 साल जो आप लोग ये कहते रहे कि जी फॉरेन फंडिंग कुछ सामने ले आए, आज वो चीज सामने आ गई है ना, बस जी। क्या आज एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? मैंने तो एक अमल जो मुल्क में हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ ये इस मुल्क में हुआ है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्टर्स फीस ना लेने पर उसको निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तो आपने करोड़ों अरबों रुपया लिया, इलेक्शन कमीशन से छुपाया। आप एक सियासी जमात हैं, तो आपके पीछे क्या रह जाता है? अच्छा चले, मैं इसी सवाल को, अगर 7 साल एक चीज़ का जो आप बार बार इल्तिजाएं कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, बल्कि साफ साफ कह रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पे कह रहे हैं भाई इसका फैसला करें, इसका फैसला, ये बड़ी रिपोर्ट एक सामने आ चुकी है 200 से ज़्यादा सफ़ात पर, तो ये इसके पीछे क्या कोई बदला सा लग रहा है आपको? माहौल, मौसम, मैं अल्लाह ना करे माहौल इस तरह बदलें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का इंसाफ का एक ही निज़ाम होना चाहिए। मुझे आप ट्रायल कोर्ट बनकर आप 10 दिन में हुकूमत मेरी तोड़ देते हैं। यहाँ पर एक जमात है जिसकी रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है, आप 7 साल बाद रिपोर्ट आई है। तो वही ना, बड़ी खबर ये कि रिपोर्ट आ गई है ना। सवाल ये भी पैदा तो होता है कि जब इतनी क्लैरिटी थी सारे मामले में, 7 साल दबी क्यों रही? क्यों उस जमात को हुकूमत बनाने की इजाजत दी गई? ठीक, उसको लाया गया। अच्छा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ? अब पीपल्स पार्टी तो उस पर सोचो विचार सुना कर रही है कि कोई रेफरेंस बाकायदा से जाएं, वो कोर्ट में भी जाएं और नैब में भी जाएं और इधर भी जाएं उधर भी जाएं। फर्दर नून लीग क्या इरादा रखती है? देखिए, हम किसी और की करप्शन से हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन जो हुआ है वो बड़ा वाज़ेह है और ये करप्शन है, ये बड़ी वाज़ेह करप्शन है कि जो लोग मुलव्वस हुए उनकी आप एक्शंस देख लें, तो लोगों ने क्या क्या किया अमेरिका में, दूसरे ममालिक में, उसका फ़ायदा किसको पहुंचा? जमात को पहुंचा, किस लीडर को पहुंचा, ये भी बड़ा वाज़ेह है। अब इसका होना क्या चाहिए? देखिए, होने के 2 तरीके हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके पास मैं नहीं समझता कि 2 चॉइसेस हैं इलेक्शन कमीशन के पास। जब इतनी एक वाज़ेह रिपोर्ट आ गई है और उसमें वाज़ेह है कि अकाउंट छुपाए गए, पैसे छुपाए गए, इलेक्शन कमीशन को जैली अकाउंट्स दिए गए, तो ये उनकी कार्रवाई का भी हो रहा है, पीपल्स पार्टी के भी हो रहा है। अगर आपकी चीजें सामने आई तो आपके खिलाफ भी इसी तरह बिल्कुल, जो भी ये करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान। कोई इस किस्म का काम करता है जो कानून के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं और उसके अलावा नून लीग ने 62 करोड़ में से 98% रकम का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। भोनदास ने 3 करोड़। कह रहे हैं? हनीफ, ये फारूक हबीब साहब कह रहे हैं। नहीं, फारूक हबीब साहब का काम नहीं है ना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम इल्जाम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इल्जाम लगाने की गुंजाइश नहीं है। मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, वो अपना फैसला कर लेगा। अब इस मामले में रिपोर्ट आ गई, अब कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने करनी है, या उससे भी बढ़कर हमारे मुल्क की अदलिया के पास सो मोटो पावर्स हैं और उसने इस्तेमाल की है, और इस हद तक इस्तेमाल की है कि वो खुद ट्रायल कोर्ट बन गए जिसमें अपील का हक भी नहीं था, और उन्होंने मुल्क की हुकूमत तोड़ दी। ये हुआ ना आपके सामने। 28 जुलाई 2017 को ये अमल हुआ हमारे मुल्क में। तो आज क्या उसी सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि अपने सो मोटो इख्तियारात इस्तेमाल करके कम से कम इसका नोटिस तो लें?
ठीक, चलें इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें, लेकिन आप एक क्लैरिटी ये है कि अगर आगे जाके नून लीग की फंडिंग में भी इस तरह के मामला आए तो बिल्कुल आप करें, बिल्कुल हमें भी करें, हम तो कहते हैं कि हमें पब्लिकली कन्फ्रंट करें, हमें बुलाकर पूछें। हम तो उज़र नहीं पेश कर रहे ना, हम तो बहाने नहीं कर रहे जिस तरह ये पीटीआई करती रही है 7 साल। कभी ये कागज नहीं देंगे, कभी वो कागज नहीं देंगे, कभी हम इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। अब हकीकत सामने आ गई। ठीक, हमने कभी कोई उज़र पेश नहीं किया। हमने कहा जी ये कागजात हैं, आप पूछ लें। आपने जो सवाल करना है टीवी कैमरे लगा के पब्लिक हियरिंग में पूछ लें कि जनाब ये आपकी मामला। भाई साहब प्रोग्राम एंड करना, थोड़ा सा टाइम रह गया। लोकल बॉडीज में पीटीआई को शिकस्त हुई पहले फेज में, खान साहब, और खान साहब आजकल जो तौजीहात पेश कर रहे हैं वो ऑन एयर हम फिलहाल नहीं, 2 वीक रुक जाते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी डिटेल उसके सामने हम ला सकते हैं। उसके बाद ये हो जाता है स्क्रूटनी कमेटी और ये सारी चीज़ें आ जाती। कुछ तो बदला लग रहा है। आप ऑन एयर ना एडमिट करें, ना करें। नहीं, मुझे एडमिट में क्या करूं, मैं तो बदले के हक में नहीं हूं। मैं तो मुल्क के आईन के हक में हूं, मैं मुल्क के मामलात के हक में हूं, मैं मुल्क के मसाइल के हक में हूं। और उन सब मामलात का जो जगह है वो आईन है, उनका हल आईन है, और कोई रास्ता है नहीं। और कोई रास्ता नहीं है। शायद खकान अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मिल जाती है।